आज अंतिम सत्र, समापन सत्र प्रारंभ हो रहा है। आज के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच अन्य विश्वविद्यालय झुंझुनू राजस्थान के पूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह सर जुड़ चुके हैं। मैं सर का विश्वविद्यालय की तरफ से, विभाग की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से सादर अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अभी प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी सर, विभागाध्यक्ष, क्षमा कीजिएगा, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय करेंगे, जो अभी कुछ ही क्षणों में हमसे जुड़ जाएंगे। मैं समिति की तरफ से आज के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे रिसर्च स्कॉलर, परास्नातक के विद्यार्थी, सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं अपने विभाग के आदरणीय गुरु प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। प्रोफेसर सतीश चंद्र पांडे सर, अब आ रही है। हमारे गुरुवर प्रोफेसर प्रदीप कुमार यादव सर, इस वर्ष आपके कन्वीनर गुरुदेव प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर, आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर श्रीनिवास मणि सर, आप सभी का इस अंतिम सत्र में, समापन सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। औपचारिक स्वागत के लिए विश्वविद्यालय के संयोजक प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर को सादर आमंत्रित करने के पूर्व को कन्वीनर डॉक्टर आरती यादव जी, डॉक्टर विजय कुमार जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, आप सभी सहयोगी बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं अब सीधे गुरुदेव प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह से, जो कन्वीनर है, को औपचारिक स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सर। नमस्कार सर। सर आपने आपको अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अशोक सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अशोक सिंह सर, आपकी आवाज सर अन कीजिए अपने आप को। कर दिया। हेलो जी सर, जी आवाज, जी जी, अच्छा चलिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। औपचारिक स्वागत के लिए मैं आदरणीय अपने गुरुदेव को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सर। नमस्कार सर। भाई सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। इस सत्र दिवसीय रिसर्च मैथोलॉजी पर आयोजित सत्र के आवाज नहीं आ रही है? हाँ प्रवीण जी। सब देख रहे हैं। आवाज आ रही है? हाँ आ गई। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। तो डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जो सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनवाला में कुलपति के दायित्व को निभाया था, अब अवकाश ग्रहण करके फिर भी लगातार वो रक्षा में स्थापित अध्ययन विषय पर कार्य करते रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपकी कम से कम 50 पुस्तकें हैं और हम भी
विभाग में हैं या जो विद्यार्थी हैं, जो हम लोग समकक्ष हैं, सभी आपकी पुस्तकों को पढ़ करके ही यूजी पीजी रिसर्च का कार्य हम लोगों ने पूरा किया है। तो आपकी बात है कि हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी अध्ययन विषय के महत्वपूर्ण अध्येता हैं, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो मैं आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ इस वर्कशॉप से जुड़े हुए रिसर्च के विद्यार्थी एवं पीजी के विद्यार्थी, आप सभी का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये आप सभी के लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत सारे विद्यार्थी आपसे औपचारिक अनौपचारिक जुड़े भी हुए होंगे, आपकी पुस्तकों का अध्ययन भी किया होगा। भले चेहरे से न परिचित हो, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से अवश्य परिचित होंगे। ऐसी निरीक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी का उद्बोधन आप लोगों को सुनने को मिलेगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे। मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये 1 घंटे का एक कार्यक्रम है। अब मैं सीधे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी को माइक सौंपता हूँ कि वे आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद सर। इस स्वागत उद्बोधन के उपरांत मैं सर को आमंत्रित करूं के पूर्व यह कहने में गर्व का विषय है, हमारे लिए गर्व महसूस होता है कि मैं सर के मुझे लगातार मिलता रहा, लगातार मैं संपर्क में रहता भी हूँ। और सर ने बहुत अल्प समय में हम लोगों के आमंत्रणों को स्वीकार किया। इसके लिए सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। मैं सीधे सर को आमंत्रित कर रहा हूँ उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके निर्देशन के लिए, उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय सर। थैंक यू। मैं रक्षा अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय के विभाग के सभी बंधुओं को, जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके पहले मैं नमन करता हूँ विभाग के अपने मनीषी और मेरे पूज्य गुरुवर स्वर्गीय मेजर कुलशेष को। वो जहाँ भी होंगे, उनकी आत्मा इस बात को देख के संतुष्ट हो रही होगी कि जिस छोटे पौधे को उन्होंने विभाग में लगाया था, आज उनका लगाया हुआ पौधा वटवृक्ष के रूप में अपना स्थान ले चुका है। मैं उनको नमन करता हूँ और उसके साथ मैं विभाग को भी साधुवाद देता हूँ कि आज नॉर्दर्न इंडिया में मैं समझता हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट सब आज जब शादियाँ होती हैं तो उसमें हर आदमी को वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। भाई एक आदमी फ्लावर को डेकोरेट करेगा, एक आदमी टेंट लगाएगा, एक आदमी कैटरिंग का काम करेगा, एक आदमी आपका कार्ड छपवाएगा, कुछ लोग गाड़ियों का इंतजाम करेंगे, कुछ लोग जो है वो डेकोरेशन का काम करेंगे। जितना भी काम है वो एक आर्डर में सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। रिसर्च मेथोलॉजी के लिए जो विशेष रूप से जो मैं समझ पाया हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि इट इज जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटायर वर्क। रिसर्च इज जस्ट द diligent and systematic investigation of knowledge in order to establish the fact। ये कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं है कि दो वो आपने जोड़ा और 4 हो गया। ये एक किसी एस्टेब्लिश फैक्ट को एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन में ले जाके लॉजिकल एंड तक पहुंचाना ही रिसर्च है। अब रिसर्च में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ट्रेडिशनल रिसर्च का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। यद्यपि आज भी ट्रेडिशनल रिसर्च पर ही लोग तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि द टाइम ऑफ ट्रेडिशनल रिसर्च हैज गॉन फॉरएवर। टू बी वेरी फैक्ट एंड फ्रैंक, मैं एक बहुत बात और आपको बताना चाहूँगा कि नाउ वी हैव रीच्ड इन अ स्टेज इन द हिस्ट्री वेयर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल हैव टू प्ले वेरी की रोल एंड डिसाइसिव रोल इन द डेज टू कम। नंबर 1, द एरा ऑफ ब्लडी वॉर हैज गॉन फॉरएवर। अब जो आदमी ये कहते हैं कि रक्त रंजित युद्ध होंगे, तो आप इस चीज को बिल्कुल भुला दीजिए। नाउ द डेज आर गॉन। अब ब्लडलेस जो वार है, हम उस युग में जी रहे हैं। अब कोई भी जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना है। अगर आप थोड़ा सा मेमोरी लेन में जाएं तो आपने देखा होगा टैंकों की लड़ाई, तोपों की लड़ाई, इन लड़ाइयों का आज के जमाने में कोई एग्जिस्टेंस नहीं। आज जिन लड़ाइयों का एग्जिस्टेंस है और जिस वार को दुनिया फोकस कर रही है, वो वार है साइबर वार, वो वार है ट्रेड वार, वो वार है करेंसी वार, वो वार है डिजिटल वार। अब
जो सारा फोकस है, अब जो लड़ाइयाँ होनी है उस लड़ाई में जो मेन रोल है वो टेक्नोलॉजी का है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नतीजा ये है कि आज जो अनमैन्ड व्हीकल है, यूएमवी जिसको कहते हैं, ड्रोन्स आप कहते हैं, आपने देखा होगा जब दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा तो उस दुनिया का इतिहास लिखे जाने में ये लिखा जाएगा उसको कि पहला जो ड्रोन का युद्ध हुआ था वो आर्मेनिया और अजरबैजान में हुआ था। तो अब जो लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं उन लड़ाइयों में किसी आदमी की कोई भूमिका नहीं होगी। अब अगर कोई लैंड पे कोई वारफेयर होता है उसमें रोबोट सैनिक लड़ेंगे जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं होगी, उनको सिर्फ दे हैव टू वेट द ऑर्डर ऑफ हिज मास्टर, उनको सिर्फ जैसी कमांड मिलेगी उसके हिसाब से ऑपरेट करेंगे। खून खराबे का कहीं कोई स्थान इसमें नहीं। अब हम मेन फोकल पॉइंट पर आते हैं। आपको ध्यान होगा जब हम लोग छोटे थे तो लास्ट हमारे टीचर एक शब्द यूज करते थे, कहते थे वो इंद्रधनुष कैसे बनता है, हाउ द रेनबो फॉर्म। तो उसके रंग के बारे में वो एक शब्द बताते थे, कहते थे भाई वो एक शब्द अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको सारे रंग याद हो जाएंगे। वो शब्द था उनका विप्यार, VIBGYOR, E फॉर वायलेट, E फॉर इंडिगो, फॉर ग्रीन। इस तरीके से सारे जो कलर थे वो उसी फ्रेमवर्क में थे। ठीक उसी तरीके से रिसर्च मेथोलॉजी का जो एक फार्मूला है उसके कलर का वो है IODVLR। ये उसका एक असेंडिंग आर्डर है जिस आर्डर पे सारी रिसर्च मेथोलॉजी का जो फोकल पॉइंट है, जो उसकी थीम है, जो उसका डिसाइसिव कोर वैल्यू है वो इसी पर आके टिका हुआ है। अब जो पहला है आपका वो है आई। वो आई जो है दैट रिप्रेजेंट्स द इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च में जो उनका एक टेक्निकल टर्म है आई, वो है दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टिगेशन। जो दूसरा वर्ड वो है दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। तीसरा वर्ड जो आपका है वो है डी, दैट इज कॉल्ड द डायग्नोसिस। फोर्थ जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड पी, दैट स्टैंड फॉर प्रोग्नोसिस। छठा जो वर्ड वी है वो है वैलिडिटी ऑफ रिसर्च डेटा। और सातवां जो है एल, वो दैट इज कॉल्ड द लेवल ऑफ एथिक्स। और सातवां जो है वो है रिलायबिलिटी ऑफ मेजर्स डाटा। अब समस्या ये है कि ये सारे जो फैक्ट हैं वो इस बात को फोकस करते हैं कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए तो सबसे पहला काम वो डॉक्टर जो है आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है कि भाई आप ये अपना टेस्ट करवाइए। उसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है। लेकिन जो रिसर्च है उसमें इन्वेस्टिगेशन के पहले जो फर्स्ट थिंग है, जो प्रिंसिपल ऑफ वार में है, इसको कहते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एम। तो इसका भी पहला जो है वो सिलेक्शन ऑफ द एम, जो पहला इसका पॉइंट है रिसर्च का, रिसर्च मेथोलॉजी में आपको ये शुरू करना है कि आपका उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका पर्पस क्या है। ये तीन चीजें हैं। डोंट बी कंफ्यूज फॉर दीस थ्री थिंग्स। एम इज समथिंग डिफरेंट, द थिंग फॉर विच यू आर गोइंग टू डू द रिसर्च, द ऑब्जेक्टिव, the means you apply for completing the aim, and the third, that's called the purpose. What is the purpose? The methodology you are using to complete all these phases, that is called the purpose. तो इन तीनों चीजों में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका होना चाहिए। अगर इन तीन चीजों में आपका कोऑर्डिनेशन बना रहता है तब आप ये मान के चलिए कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि आप हाइपोथेसिस कौन सी इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें रिसर्च की डिजाइन क्या है। हाइपोथेसिस जो है वो आप इस बात को छोटे में सिर्फ यही समझिए कि जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस सिर्फ दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द थीसिस, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ योर रिसर्च, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ योर प्रोसीडिंग्स। वो सिर्फ ये शो करता है कि विच प्रोसेस इज मोर अप्रोप्रिएट टू कंप्लीट दिस टास्क, दैट इज हाइपोथेसिस। अब उसके बाद जो उसका मॉडल है या उसका जो डिजाइन है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप डेटा को किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली जो रिसर्च आपका है इसके चलिए ये रिसर्च जो है वो आपका बैटल ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स है। मोर एंड मोर you will gain the knowledge through books and journals. More and more you will be benefited, and more and more you will be explore the facts for which you have targeted your research. अब जो आपका बैटल ऑफ बुक्स है वो एक फाइंडिंग को डायरेक्शन देने के लिए तो ठीक है, लेकिन
इसको किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए और इसमें इनोवेशन को ऐड करने के लिए, इनोवेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है इनोवेशन की। और वो इनोवेशन जो डेवलप होता है वो आपकी मेंटल फैकल्टी से डेवलप। कहते हैं कि आप जितना 50 किताबों को पढ़ के नहीं सीखते हैं उतना आप 10 कदम चल के सीखते हैं। तो इस एक्सपोजर के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो आपका डेटा कलेक्शन, इंटरव्यू। अब जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के साथ जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ये है कि इस इंटरव्यू का जो कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, इंटरव्यू का कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर नहीं है जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि मेरा जो इंटरव्यू मैंने जिसका लिया था दैट इज मोर ऑथेंटिक एंड एज साइंटिफिक एज आई वांटेड टू डू इट। उसका सिर्फ रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए आप स्नैप बनाई है, दो तरीके का है, डायरेक्ट है कि इंटरव्यू की डायरेक्ट। डायरेक्ट में आप डायरेक्ट फोकस करते हैं बिल्कुल से, और डायरेक्ट में कि आप कोई भी मीडिया अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। अब होता क्या है कि अगर आपने रिस्पोंडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा और रिस्पोंडेंट ने आप उस सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि वो क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट, कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है और उसका जवाब रिस्पोंडेंट ने नहीं दिया, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फोर्स इट। अब जब आप फोर्स नहीं कर सकते तो दिक्कत ये आती है कि जब फिर आप किसी फाइंडिंग पर कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए इसका कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर नहीं है, इसलिए इंटरव्यू को हम बहुत ऑथेंटिक नहीं मानते। क्योंकि हमारा जो फोकस होता है, एक्चुअली जो रिसर्च है वो 4 चीज़ों पर फोकस है। जो वैसे मेनली तो पहला है आपका प्योर रिसर्च है, दूसरा आपका अप्लाइड रिसर्च है, तीसरा आपका डिस्क्रिप्टिव है, चौथा हिस्टोरिकल। हमारा जो प्योर रिसर्च है दैट इज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आप अपने जानकारी के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। जो दूसरा अप्लाइड रिसर्च है उसमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इसी कॉन्क्रीट पॉइंट तक ले जाने के लिए जो भी हम फॉरवर्ड हैं, जो भी हम एक्सप्लेन हैं, वो सेकंड फेज में आता है। तीसरा डिस्क्रिप्टिव है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको इन डेप्थ उसकी स्टडी करते हैं, उसको एक्सप्लोर करके उस काम पर ले जाते हैं जिससे उसके रिसर्च की डायरेक्शन को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और चौथा जो हिस्टोरिकल है उसमें यह है कि आपको जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनको कंसल्ट करके आप उसको अंजाम देते हैं और उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाते हैं। हमारा जो फोकस है बेसिकली हमारा जो डिफेंस स्टडीज का, एक और भी चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा डिफेंस स्टडीज जो मेरे दिमाग में है। तमाम मैंने ये देखा कि मेरे पास तो जो थीसिस आती हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज थी टर्म्स को यूज़ करने के लिए। अब टर्म्स को यूज़ करने से मेरा सेंस ये है कि जैसे रणनीतिक शब्द है, स्ट्रैटेजिक शब्द है, युद्ध नीतिक शब्द है, सामरिक शब्द है। अब समस्या ये है कि इन शब्दों को जब तक आप प्रॉपर सेंस में डिफाइन नहीं कर पाएंगे और सबको डिमार्केट नहीं कर पाएंगे, उसका डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। अब है जो सामरिक शब्द है उसको बच्चे सामरिकी के सेंस में यूज कर रहे हैं, दैट इज टोटली नल एंड वाइड, उसका कोई सेंस नहीं, दैट इज मीनिंगलेस, दैट इज फ्रूटलेस, दैट इज वेग। स्ट्रेटेजिक जो शब्द है, रणनीतिक, युद्ध नीतिक, स्ट्रैटेजिक और सामरिक, ये चारों शब्द जो हैं वो स्ट्रेटजी से जुड़े हुए हैं। सामरिक शब्द भी स्ट्रेटजी है, लेकिन जब वो सामरिकी होता है, जितनी देर तक आप तैयारियां कर रहे हैं, जितने देर तक आप सारे लॉजिस्टिक का इंतजाम कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं, उतने देर तक ये सारी चीजें स्ट्रेटजी के डोमेन। इससे डोंट ट्राई टू बी कंफ्यूज इन दिस सेंस, दीज 4 वर्ड्स आर वन एंड सेम थिंग। और उसके साथ इस बात को मान के आप चलिए कि वेदर इट इज जियोपॉलिटिक्स, वेदर इट इज जियो स्ट्रेटजी, वेदर इट इज जियो इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज डिफेंस, वेदर इट इज सिक्योरिटी, द मैट्रिक्स ऑफ all these things, the mother of all doctrines lies in national security. The mother of all doctrines, whether it is defense, whether it is strategic studies, whether it is war studies, whether it is security, lies in national security. ये सारा मतलब जो स्ट्रेटजी का फ्रेमवर्क है, इट इज नेशनल सिक्योरिटी इज मदर ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन। कोई किसी भी सेगमेंट में जब आप स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क करते हैं,
जब स्ट्रेटेजिक हायरार्की में आप जाते हैं, जब आप स्ट्रेटेजिक पेशेंस को आर्ट करते हैं, एक नया वर्ड भी आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, दैट इज वेरी मच इन द वेज नाउअडेज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इसको अपने उसमें ऐड किया है, थोड़ा सा आप लोग इसको देखने की कोशिश करिएगा जो रिसर्च स्कॉलर्स। तो ये सारे जो शब्द हैं इन पर आप कंफ्यूज मत हो। अब जब सामरिक के बाद जब ये सब सामरिकी बनता है तब वो टैक्टिक्स है। जितने देर तक आपने बुलेट को अपने रिवॉल्वर के चैम्बर में डाला हुआ है तब तक वो स्ट्रेटजी के डोमेन में है। द मोमेंट यू फायर, द चेंज ऑफ डोमेन ऑफ स्ट्रेटजी हैज बीन फ्लैश्ड आउट एंड नाउ यू हैव एंटर्ड द डोमेन ऑफ टैक्टिक्स। तो इन दोनों में यही फर्क है। लेकिन तमाम बच्चों को मैंने ये देखा कि वो सामरिक सब लिखा, उसके सामने टैक्टिक्स लिखते हैं, और वो थीसिस वहाँ से मैच्योर होके और हर तरीके से सर्टिफाई करके डिपार्टमेंट के हेड से, गाइड से, यूनिवर्सिटी से वो पहुँच भी जाती है। मैं आपको एक छोटा सा अपना पर्सनल एग्जाम्पल, मैंने मुझे यूनिवर्सिटी में आरडीसी में मैं एक्सपर्ट था, आउट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी थी, और वहाँ एक मैडम थी, वो कैंडिडेट थी, उनके गाइड बैठे हुए थे और डीन साहब भी बैठे हुए थे और वाइस चांसलर साहब के चैम्बर में आरडीसी वाइस चांसलर साहब भी उसमें डिस्ट्रिक्ट। मैंने उनसे ये पूछा, हमने कहा कि आप मैडम ये बताइए कि आपने वाई चूजन दिस टॉपिक कंटिन्यू रिसर्च। मैडम वाज क्वाइट मॉम, कोई जवाब उनके पास। हमने कहा कोई आपने रिसर्च पेपर पढ़ा हो, कोई आर्टिकल पढ़ा हो, कोई पढ़ी हो, कोई जर्नल पढ़ा हो, कोई आर्टिकल पढ़ा हो, शी वाज क्वाइट सही। मेरे किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया और मैंने उनकी सिनॉप्सिस की जो कॉपी थी उठाई और उस पर जब मैं रिवीजन रिजेक्ट करने के लिए लिखने लगा तो उनके गाइड साहब ने उसका जवाब दिया। चलिए, वो एक पुलिस के बहुत बड़े मुखिया उस स्टेट के थे, उनकी पत्नी थी और वो सिटिंग पुलिस अफसर थे। और आपको ये ताज्जुब होगा कि उन सज्जन ने भी पीएचडी किया था अपने सब्जेक्ट। तो आप ये बताइए कि अगर किसी भी सब्जेक्ट पे कोई काम हो रहा है और काम में हमको इस बात की जानकारी नहीं है, इस टॉपिक को क्यों लिया है, हम क्यों काम करना चाहते हैं, कम से कम आवर मोटो शुड बी क्लियर, व्हाई वी हैव ऑप्टेड दिस टॉपिक, व्हाई वी हैव ऑप्टेड दिस सब्जेक्ट, व्हाई वी हैव ऑप्टेड दिस सेगमेंट टू कीप कंटिन्यू। कोई पर्पस तो होना चाहिए, कोई मिशन तो होना चाहिए। और होता क्या है कि हम पूरी जिंदगी जी जाते हैं और जब जिंदगी खत्म होने का समय आता तब हमें पता लगता है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। तो जब हम रिसर्च पूरा कर लेते हैं बहुत सालों बाद हमको ये जाके पता लगता है कि हमको रिसर्च में ये चीज होना चाहिए, ये चीज मतलब डिलीट करना चाहिए था, इसको इस एंगल से और ऐड किया जाना चाहिए। तो इसका सिर्फ एक ही फंडा है। आपके जो गाइड हैं उनका दो रोल है, योर गाइड इज योर ट्रेनर, योर गाइड इज योर रेफरी। आपके जो गाइड हैं उनका दो रोल है, योर गाइड इज योर ट्रेनर, योर गाइड इज योर रेफरी। काम सारा आपको करना है, वो सिर्फ एक लाइन ऑफ डिमार्केशन आपको बताएंगे कि आपको किस रास्ते से चलना है और किस रास्ते से चलते हुए आपको कहाँ तक जाना है। जो मुकाम वो बताएंगे उस मुकाम पे आप जो अपना झंडा फहराएंगे, उस झंडे का सारा दारोमदार जो है वो जितना आपका है उतना ही आपका गाइड है। अंग्रेजी में एक लाइन है, कहते हैं कि किंग मेकर इज मोर इम्पोर्टेंट देन किंग। तो आपको किंग बनाने वाला जो आपका रिसर्च सुपरवाइजर है। तो इसलिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कॉलर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइड लाइज ऑन द सेम बेसिस। एक ही पेज पर दोनों की फुटप्रिंट्स हैं, कोई किसी का न कम है न किसी का ज्यादा। क्योंकि अगर अच्छा काम है तो भी ताली कप्तान को, और अच्छा काम नहीं है तो आप समझिए उसके बाद भी कप्तान को क्या मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये सारा फोकस जो है वो रिसर्च स्कॉलर को इस बात का करना चाहिए कि उनकी वजह से उनकी संस्था एडवाइजर का, उनके फैकल्टी का, उनके डिपार्टमेंट का, उनके अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका बड़ा नाम होता है, उनका नाम रोशन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप एक आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए वो जमाना चला गया जब आप हिस्टोरिकल चीज़ों पर, टिला तराइन है, झेलम है, ये है वो, इन चीज़ों का कोई जमाना नहीं रह गया, कोई स्कोप नहीं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी टॉपिक आप लीजिए, लेकिन द टॉपिक शुड बी रिलेवेंट एंड इट शुड बी एज क्लियर एज ब्रॉड डेलाइट। वो इतना ही साफ होना चाहिए जैसे सूरज की रोशनी।
कोई भी आदमी अगर आपसे आपके बारे में पूछा आपने किस टॉपिक पर काम किया है तो आप फ्रैंकली बता सकेंगे और उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि भाई आपसे पूछे कि भाई आपने इसमें क्या किया। देखिए, आप किसी मुकाम तक अगर रिसर्च को पहुंचाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। आजकल आपको बहुत भाग दौड़ करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आजकल तो नेट पर इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि अगर आप चाहिए तो सैकड़ों साल का सामान आपके घर में। आपका लस्ट कितना है, आपका पैशन कितना है, बस फर्क है। और बिना लस्ट और पैशन के आप रिसर्च में कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आप रिसर्च करेंगे, इस रिसर्च की 4 कापियाँ, एक आपके पास रह जाएगी, एक आपके दोस्त के पास रह जाएगी और एक आपके गाइड के पास रह जाएगी, और चौथी कापी अगर बहुत आप जोड़ तोड़ करेंगे तो पैसा वैसा देंगे नहीं छुपा देंगे। If you want to create a landmark and benchmark in the field you have worked for, certainly you will have to make a mark only by way of hard work. There is no way out, there is no shortcut in this. Remember it. आपको अगर काम करना है तो मैं मेरी व्यक्तिगत रूप से आपको, आप सभी छोटे भाइयों से, बच्चों से, सभी से ये सलाह है कि चूंकि 21st सेंचुरी में हम एंटर कर रहे हैं, 21st सेंचुरी का जो फेट है वो डिसाइड होगा साइंस और टेक्नोलॉजी से। अब आप ये देखिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी से अगर फेट डिसाइड होना है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि हमारा जो सारा फोकस है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर होना चाहिए। हम अगर कोई काम करना चाहते हैं इस चीज़ पर हो, भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करें, हम ड्रोन्स पर काम करें, हम हाइड्रोजन फ्यूल इकोनॉमी पर काम करें कि इसका नेशनल सिक्योरिटी में क्या। कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है साइंस का जो जहाँ स्ट्रेटजी बनाई जाती हो, जहाँ रणनीति बनाई जाती है और उस रणनीति का डिफेंस स्टडीज से या नेशनल सिक्योरिटी से कोई हिस्सा, कोई भी फील्ड आप उठा के हमको बताइए कि चाहे वो सोशल साइंस का, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे जियो इकोनॉमिक्स हो, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो मिलिट्री स्ट्रेटजी के बिना, डिफेंस स्ट्रेटजी, इसीलिए मैंने कहा है इट इज नेशनल सिक्योरिटी इज मदर ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन्स। इसलिए आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई काम करें तो चाहे काम आपका छोटा हो बड़ा हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो आपको लगता होगा देखने में। जो भी आप काम करें उसका एक चीज जरूर ध्यान रखें कि whether this work has any relevance in the days to come or not। आने वाले दिनों में इसका कोई रेलेवेंस हमारे विषय के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए या जो आपकी फैकल्टी है उसके लिए कुछ है। अगर उसकी कोई अहमियत है और आपको ये लगता है तो आप निश्चित रूप से उस तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि अगर किसी रेलेवेंट फील्ड पर आप काम करेंगे तभी काम करने का फायदा है। और आप ये देखिए आने वाला जो टाइम है वो सारा साइंस से डिपेंड है। आप हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। चूँकि मिलिट्री सेशन है तो इसमें मैं मतलब समराइज करके ही चीज़ों को आपको प्रेजेंट करूँगा। मोस्टली जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के सेक्टर्स, दे आर गोइंग टू प्ले द की रोल एज फार एज द सॉफ्ट पावर इज कंसर्न, वेस्टेड इन द फील्ड ऑफ सॉफ्ट पावर, नॉट इन द हार्ड। वो जमाना लग गया जब कोई देश टैंकों की बात करेगा, वो जमाना लग गया जब कोई देश तोपों की बात करेगा। ये सिर्फ जस्ट टू create the fear psychosis in the mind of the people of the world। दुनिया के देशों के लोगों में एक भय पैदा करने के लिए सिर्फ इन हथियारों का वजूद है। और सच कहा जाए तो दुनिया में इन हथियारों का जो धंधा है वो सबसे बड़ा ट्रेड का, सबसे बड़ा इनकम का और जीडीपी का सोर्स है। और जीडीपी जो है, इस बात का ध्यान रखिए कि जो हथियारों से या इस तरह के हार्ड पावर से जो जीडीपी क्रिएट की जाती है वो जीडीपी जो है वो उस कंट्री की इकोनॉमी के तरीके से, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स है इकोनॉमी का, तो बड़े देशों की इकोनॉमी का जो मेन सोर्स है वो आर्म्स का ट्रेड है। तो इसलिए उनका सारा फोकस ही वही होगा। दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द फियर साइकोसिस अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और जो डिटरेंस का कंसेप्ट है वो डिटरेंस का कंसेप्ट यही है। हथियार जो इतने इकट्ठे किए जाते हैं वो हथियार इसलिए इकट्ठे नहीं किए जाते हैं
इनका प्रयोग किया जाए। ये हथियार सिर्फ दुनिया को डराने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, so that the deterrence can, if the humanity is to survive, deterrence must not be allowed to fail. अगर भया दोहन को जिंदा रखना है तो हमें किसी भी कीमत पर भया दोहन को फेल होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब जो बात मैं आपको कह रहा था कि जो हेल्थ सेक्टर है, अभी आपने देखा होगा कोरोना पैंडेमिक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउअडेज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। पूरे ग्लोब में जिस चीज पर सबसे फोकस है वो ये है कि हेल्थ सेक्टर को कितना प्रमोट किया जाए। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब मैं डिफेंस स्टडीज के बच्चों को, इनके गाइड्स को और अपने जो मेरे भाई लोग हैं इस फील्ड के, मैं सबको एक छोटी सी सलाह जरूर दूंगा कि ज्यादा फोकस एनटीएस पर करें। उसका रीजन क्या, अब आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले 1720 में वो आपका प्लेग ऑफ मार्सले आया था, 1720। अब आप ये देखिए कि 1820 में फिर कालरा आया, 1720 में आया, 1820 में कालरा आया, 1920 में फिर स्पेनिश फ्लू आया और 2020 में आपका कोविड आया। अब डिफेंस के फील्ड में ये बहुत अच्छा स्कोप है कि मैक्सिमम वर्क हम नॉन टेलीविजन सिक्योरिटी पर। अब अगर कोई बच्चा इस पर रिसर्च करता है तो वो इस बात पर फोकस कर सकता है कि सारे इन पैंडेमिक्स में 100 ईयर्स का इंटरवल रहा है, तो क्या जो अगली महामारी आएगी वो 2120 में आएगी? एक प्रेडिक्शन है ये। द सोशल साइंस रिसर्च इज ऑल बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन। तो ये एक प्रेडिक्शन है कि क्या जो अगली पैंडेमिक आएगी वो 2120 में आएगी। इस प्रेडिक्शन पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई काम करना होगा तो मैं ये चाहूंगा कि मैं उसका प्रेडिक्शन 2120 पर नहीं करके मैं 2051 में करूंगा उसको। अब आपके दिमाग में आया आज ये बात है तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि ये 2051 में आना चाहिए, ये स्टेट मिल जाना चाहिए? ये नियरली एक प्रेडिक्शन है, लेकिन इसके पीछे कारण है। जब ये 100 साल का अंतराल था तब साइंस और टेक्नोलॉजी जो थी उसका एडवांसमेंट इतना फास्टली शूटअप नहीं कर रहा था। लेकिन आज चूंकि जो बड़े देश हैं वो बड़े देश इस बात को मान रहे हैं कि आगे जो भी फैसला राष्ट्रों के भाग्य का होना है वो सागर में तो जो होगा होगा बाद में देखी जाएगी, लेकिन जो जमीन पर जो फैसला होना है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का जो नॉन ट्रेडिशनल सेगमेंट है उसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नेचुरल सी बात है कि जब तेजी से रिसर्च होगा, तेजी से डेवलपमेंट होगा, तेजी से इनोवेशन होगा और क्लिनिकल साइंस में ज़्यादा तेजी से लोग जुड़ेंगे काम करने के लिए, तो नेचुरल सी बात है कि जो 100 साल का गैप और कम हो जाएगा। कम होगा तो नेचुरल सी बात है इसके बीच में भी कोई पैंडेमिक हो सकता है, वो केमिकल पैंडेमिक हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, मेरे कहने का मेरा सेंस सिर्फ ये है कि हमारा जो भी फोकल पॉइंट होना चाहिए, हमारी जो आपके रिसर्च की जो थीम होना चाहिए मेथोडोलॉजी की, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि बाय विच रूट वी कैन रीच टू द लॉजिकल कंक्लूजन। हम किस रास्ते से चल के एक निर्णायक मुकाम तक पहुंच सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि युद्ध के सिद्धांतों के बारे में जैसा कहा जाता है कि युद्ध के सिद्धांतों का पालन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप युद्ध में जीतने की गारंटी है, लेकिन युद्ध में के सिद्धांतों का पालन करने से सिर्फ ये है कि आपका जो विजन है और आपका जो अप्रोच है वो एक डायरेक्शन की तरफ सही दिशा में जाता है। हार और जीत का फैसला इन चीजों पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है कि आपका काम कितना बढ़िया। आपके काम को रिकॉग्निशन कब मिल जाती है दैट इज इम्पोर्टेंट, और वो कैसे मिलती है दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत से लोग बहुत अच्छे काम करने वाले हैं और उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया, और बहुत छोटे छोटे लोगों ने काम किया है और उन पर लोगों का ध्यान गया है और वो दुनिया के माने हुए टॉप 10 लोगों में उनका नाम आया हुआ है। और ये हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे देश का, मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी पिटिएबल पार्ट ऑन आवर कंट्री। हिंदुस्तान के 200 IITs, IIM यूनिवर्सिटीज का जो सर्वे किया गया है उसमें रिसर्च में भारत को कोई रैंकिंग नहीं। जो टॉप 200 जो है उसमें भारत की कोई रैंकिंग नहीं।
पिछले 3 साल। तो दिस इज द लेवल ऑफ आवर रिसर्च। तो हमें तमाम चीज़ों के लिए वो सारे जो फैक्टर्स हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। और इस बात को आप मान के चलिए कि जब भी आप कोई भी रिसर्च आप करते हैं, कोई भी आप टॉपिक लेते हैं, तो आप 2 चीज़ का ध्यान रखिए। पहला, आप पेशेंस और मल्टीफेरेस डिस्कस करिए। बहुत धीरज रखिए, लोगों की बात को सुनिए, लोगों से शेयर करिए। जो आपके सब्जेक्ट के लोग हैं, जो विषय में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और काम की दिलचस्पी है, उनसे आप शेयर करिए। और शेयर करने के बाद आप उनसे उनकी बात सुनने के बाद फिर आप फाइनली कंक्लूड करिए कि आपको कौन क्या सूट कर रहा है, किसमें आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है। तब आप काम करें। आपको पता लगा कि भाई वो रसमलाई खाने का शौक है और आपको जो है प्लेट में लड्डू ला के रख दिया जाए, तो फिर आपको खाएंगे तो उसको भी, लेकिन आपका मन तो उसमें लगेगा नहीं। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि द टॉपिक ऑफ रिसर्च शुड बी फोकस्ड विद द मैच ऑफ योर इंटरेस्ट। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जो काम आप अपनी दिलचस्पी से करेंगे, जो काम आप अपने पसंद का करेंगे, उसमें आपका रिजल्ट करेंगे। ये मैं आपको बताऊँ। और एक और भी चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। रिसर्च मेथोडोलॉजी के संदर्भ में बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का रिसर्च में वही स्थान है जो किसी युद्ध में हथियार का या किसी स्त्री के जीवन में मातृत्व। रिसर्च का किसी शोधार्थी के जीवन में या युद्ध में वही स्थान होता है जैसा हथियार का युद्ध में होता है, या किसी स्त्री का जो मातृत्व में जो उसका वो है, वही रोल उसका जो है मेथोडोलॉजी का रिसर्च में। The more and more you will go through the various parameters of the research methodology, the more and more you will gain the sharpness in completing the work. आपका चाकू जितना शार्प होगा, उतना ही पैने किस्म का, उतना ही बढ़िया किस्म का रिसर्च आप करते। और इस रेजर को शार्प करने का जो फंडा है वो न गाइड है न आप है। इसको जो फंडा है, न गाइड है न आप है, ये सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी। यू हैव टू गो थ्रू द वेरियस पैरामीटर। अब जो फाइनल फाइंडिंग है, जब आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, लास्ट में समरी उसकी लिखते हैं, तैयार करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही रोल है कि जैसे आपने पूरी शादी की तैयारी शुरू होने से लेकर और जब बारात आपके घर से विदा हो जाती है, तो आप ये समझिए कि थीसिस आपकी चली गई। उसके बाद जब वो लौट के लड़की वापस आती है, तब ये पता लगता है कि भाई वहाँ का क्या माहौल था, क्या रहा। जो रिपोर्टिंग तब होती है उसके लिए जब वहाँ से लौट के आते हैं। वही हाल रिसर्च का आपके, जब आप काम करते हैं तो उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है, और तब आपको ये पता लगता है कि भाई आपने जो असेसमेंट किया है उस असेसमेंट से कितना सेटिस्फाई है अगला जिसने आपको ऑब्जर्व किया। कि आप जहाँ तक हो सके वो जिन फील्ड्स में आप काम करें, वो फील्ड मेजर जो है थर्स्ट एरिया जो होना चाहिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना चाहिए, क्योंकि जिसका फ्यूचर है। क्लाइमेट चेंज का होना चाहिए जिसका फ्यूचर है। आर्म्स कंट्रोल का होना चाहिए जिसका फ्यूचर है। रोबोटिक्स का होना चाहिए जिसका फ्यूचर है। 5G टेक्नोलॉजी का होना चाहिए जिसका फ्यूचर है। हाइड्रोजन फ्यूल इकोनॉमी का होना चाहिए जिसका फ्यूचर है। ये सारे वो फील्ड हैं जो आने वाले समय में जो लोग इन फील्ड्स में काम करेंगे उनके रिसर्च को रिकॉग्निशन मिलेगी। मैं पिछले कई सालों से मेरे पास 50-60 ऐसी थीसिस आई जो घुमा फिरा के एक ही टॉपिक है। इंडिया चाइना है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, साउथ एशिया। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भाई आप कौन सी थ्योरी देना चाहते हैं। भाई इंडिया पाकिस्तान की पूरी फिलॉसफी में
सिर्फ एक लाइन में उसको आप समझ कर सकते हैं कि काफी कभी ठंडे नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए होता है कि द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुड कंटिन्यू। आप इसमें क्या नया चीज जोड़ सकते हैं और क्या घटा सकते हैं, इसके अलावा क्या? भाई आप किसी थीसिस में अगर ये लिख दें कि भाई अगर पाकिस्तान हमसे ज्यादा शरारत करता है तो हम उस पर हमें बम फेंक देना चाहिए, ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं। क्योंकि आप इस बात को मान के चलिए कि दुनिया में वो जमाना लग गया जब आप कोई तेज ताल ठोक के ये कह सकता हो कि मैं सैन्य शक्ति के दम पर इस लड़ाई को जीतूं। द डेज आर गॉन, इट इज यूटोपियन सर्च। ये किसी अफीमची की कल्पना हो सकती है। What I want to say, your focus should be for sustainable development. Your focus should be for inclusive development. सतत और समावेशी विकास के साथ समरसता, यही 21वीं सदी की आवाज है और यही 21वीं सदी के शोध की मांग है। इट इज द डिमांड ऑफ 21st सेंचुरी रिसर्च। जो 21st सेंचुरी का रिसर्च है वो सतत और समावेशी विकास पर है, और सतत और समावेशी विकास में हथियारों का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस ऑफ वेपन इन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मेरे कहने का जो मतलब है वो यही है कि आप जो भी बच्चे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स से जुड़े हुए हैं, मुझे इस बात का फक्र है कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी का डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है जो आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया की एक पायनियर यूनिवर्सिटी में उसका नाम आता है। इसलिए नहीं कि मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। सच ये है कि आज सबसे रिच जो फैकल्टी है वही है, और उस रिच फैकल्टी का जो मतलब ऑरिजिनेटिंग सोर्स है वो मेरे गुरु स्वर्गीय मेजर आर सी गुरसेट साहब है, जिनका लगाया हुआ पौधा आपके सामने बैठा हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, लेकिन ये जितना मैंने कहा उससे भी ऊपर, रक्षा अध्ययन के छात्रों को रिसर्च करने के दौरान, रक्षा अध्ययन के छात्रों को रिसर्च करने के दौरान बहुत दूर से आने वाले घोड़े को देखकर उसके पदचाप को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। रक्षा अध्ययन के छात्रों को जो शोध में लगे हुए हैं, उनको रक्षा अध्ययन के प्रांगण में बहुत दूर से आने वाले घोड़े को देखकर उसके पदचाप को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, और उस पदचाप को सुनने की क्षमता के साथ उनकी मेंटल फैकल्टी में ये निष्कर्ष निकल जाना चाहिए इस घोड़े की दिशा क्या हो, वो किस ट्रेंगल पर जाके कहाँ मुड़ेगा। अगर आप इस चीज में कामयाब होते हैं तब आपके रिसर्च के साथ तजुर्बा हमेशा अनुभव से आता है, और अनुभव हमेशा डेप्थ स्टडी से आता है। एक उम्र के बाद आदमी को उड़ती चिड़िया को देख के मौसम के मिजाज का पता लग जाता है। तो रक्षा अध्ययन के शोधार्थियों को के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो दूर से आते घोड़े को देखकर उसके पदचाप को सुन सके कि वो घोड़ा किस तरफ मुड़ेगा, कहाँ बैठेगा और कहाँ तक जाएगा। यही रिसर्च मेथोडोलॉजी का, यही डिफेंस के रिसर्च का या सोशल साइंस के रिसर्च का यही कंक्लूडिंग रिमार्क है। मैं समझता हूँ कि मिलिट्री साइंस में बहुत कुछ चीज़ें हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दैट रिमेन्स टू बी डन इन द डेज टू कम। आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी किया जाना है, और हमारे छोटे भाई लोग प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, प्रोफेसर सतीश पांडे जी हैं छोटे भाई, प्रोफेसर बड़ी साहब हैं, प्रोफेसर यादव साहब हैं,
हमारे हरिशरण जी हमारे मित्र है, वो रिटायर हो गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण सिंह हैं, डॉक्टर आरती हैं, एक डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, वो भी पढ़ने लिखने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, एक मिस्टर विजय हैं, और ये तमाम लोग हैं। और इसके अलावा भी बहुत विद्वान लोग हैं, मैं उनका नाम लेके उनकी महिमा को कम नहीं करना चाहता हूँ। दे आर मोर टैलेंटेड देन माय गुरु एंड सो मेनी पीपल। तो इन तमाम लोगों को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। माय बिग सैल्यूट, थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के समापन अवसर पर आपके इस ज्ञानप्रद और अनुभव से परिपूर्ण उद्बोधन के लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि जिनको अध्यक्षता करनी थी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण टीम साइंस फैकल्टी हमसे जुड़ नहीं पाए। आपने बहुत ही कम शब्दों में और आसान उदाहरणों के साथ जो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटित होती है, ऐसे उदाहरणों से रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझाने का प्रयास किया। आपका यह कोड की रक्षा जबकि शोधार्थियों का भान होना चाहिए, यह इशारा करता है भविष्य में आने वाली चुनौतियों को महसूस करके उस दिशा में सोच से कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस उद्बोधन के लिए। चूंकि आज समापन अवसर है, 20 तारीख को जून का उद्घाटन सत्र था, जिसमें आदरणीय हमारे कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह सर थे और मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर की गरिमा में उपस्थिति रही। दूसरे सत्र में हमारे आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जो विभागाध्यक्ष हैं, उनका उद्बोधन रहा। उसके बाद जो उद्बोधन का क्रम चला उसमें प्रोफेसर टीपी सिंह बीएचयू से जुड़े, प्रोफेसर शेखर अधिकारी सर इलाहाबाद के उपरांत प्रोफेसर श्रीनिवास मणि सर जो हमारे आदरणीय गुरु हैं, विभाग के हैं, उनका उद्बोधन रहा। प्रोफेसर यशकेत ठाकुर जो हेड है पोलिटिकल साइंस विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से, उनका उद्बोधन चला। उसके बाद 2 तारीख को प्रोफेसर ऋषिवर सिंह सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से हमारे बीच में रहे। हम सबके गुरु आदरणीय प्रोफेसर हरिशरण सर का भी उद्बोधन दूसरे सत्र में रहा। कल प्रोफेसर कमल सुंदर सर का पंजाबी विश्वविद्यालय याला से उद्बोधन था। उसके बाद आदरणीय गुरुदेव जिसका विशेष सहयोग रहा, विशेष मार्गदर्शन आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे अपने रिसर्च को कंप्लीट करने में आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप यादव खबर अवसर थे। आपसे पूर्व जो सत्र चला उसमें प्रोफेसर उमराव सिंह सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से, उनका बहुत ही सार्वजनिक उद्बोधन रहा। उसके उपरांत समापन सत्र में आपको सुनने का अवसर मिला। मैं आपके प्रति विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और आयोजन समिति की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ अपने सभी रिसर्च स्कॉलर पीजी के विद्यार्थियों को इस 7 दिवसीय वर्कशॉप में लगातार जुड़े रहे और बहुत कुछ सीखा होगा ऐसा मुझे विश्वास है। जिस उत्साह से वो जुड़े रहे उनके प्रति मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ अपने विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर का मार्गदर्शन लगातार हम लोगों को मिलता रहा। उनके मार्गदर्शन में वर्कशॉप चल रहा है। प्रोफेसर सतीश पांडे सर तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी हम लोगों को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते रहे। प्रोफेसर प्रदीप सर लगातार हम लोगों के बीच में ही रहे पूरे वर्कशॉप के दरमियान। आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवास मणि सर का सानिध्य आशीर्वाद हम लोगों को सदैव मिलता रहा। और सबसे महत्वपूर्ण इस वर्कशॉप के कन्वीनर आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर के कुशल निर्देशन में यह वर्कशॉप आज फलीभूत हुआ। आप सभी को मैं सादर नमन करते हुए आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अपने सहयोगी और वर्कशॉप की को कन्वीनर क्षमा कीजिएगा डॉक्टर आरती यादव जी जो प्रतिदिन हम लोगों के साथ शुरू से अंत तक रही, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर चंद्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।
और घर का सहयोग डॉक्टर विजय कुमार से अपेक्षित था, उससे कहीं ज्यादा सहयोग उनका हम लोगों को मिला। डॉक्टर विजय जी के प्रति मैं अपनी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं आप सभी के प्रति पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए सबके समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार और विभाग के प्रति मेरी आदरांजलि। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।